हैं और ऐसे कयास हैं कि 2030 तक इसके सबसे बेहतरीन संस्करण बना लिए जाएंगे जिनको हम टेक्स्ट फॉर्म के साथ साथ वॉइस फॉर्म में भी यूज कर सकेंगे। इसके अलावा ये जो बीजगणितीय समस्याएं हैं उनका उत्तर कई बार गलत दे देता है। ये चैटबॉट आपको पूरे क्वेश्चन हल करके दे देगा। एक यूजर ने लिखा कि अभी स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कई प्रकार के बौद्धिक प्रश्न जब उनसे पूछे जाते थे और घर पे आप होमवर्क करते हैं अपना, तो उसमें आपको खुद से सोच के उसमें लिखना रहता है। लेकिन ये चैटबॉट जब आपको इस प्रकार के बता ही देगा, बीजगणितीय आपकी समस्याएं हल कर देगा, तो फिर आपको आवश्यकता नहीं रह जाएगी सीखने की। तो विद्यार्थियों पर कितना बुरा असर पड़ेगा चैटबॉट का और भविष्य के हमारे छात्र छात्राएं कैसे होंगे, उन पर भी सवाल कर रहे हैं कई लोग इंटरनेट पर। अगला है जो इसमें समस्याएं हैं वो ये है कि अति विस्तृत उत्तर देता है और उसके प्रति आश्वस्त रहता है। यानी कि मशीन है और कॉन्फिडेंस मशीन का इतना है कि मैं गलत उत्तर नहीं दे सकती। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कई बार कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ रही है अभी भी। तो ऐसा इसका आगे विकास करने की आवश्यकता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता ही ना पड़े। कई बार यूजर्स का कहना है कि उत्तर इतने शानदार होते हैं लेकिन बात कुछ भी नहीं होती, यानी कि प्रशंसनीय होते हैं लेकिन इतने निरर्थक होते हैं कि उनका कोई मतलब नहीं है उस बात से। और सुधार के प्रयासों की गुंजाइश हमेशा रहती है, इसमें भी है और आगे भी चलती रहेगी। अब एआई का विकास देख लेते हैं। मान लीजिए कि आज जहां हम खड़े हैं, आज से 70 साल पहले जब एआई का विकास हमने शुरू किया तब हमने सोचा नहीं था कि हम अपने सिस्टम्स में इतने एआई आधारित हो जाएंगे आज के 70 साल बाद। यानी कि भारत जब आजाद हुआ आज से 75 साल पहले, तब हमने थोड़ी सोचा था कि हमारा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है और जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं, हम इतनी उन्नति कर लेंगे, लेकिन हमने कर ली है। तो आज से 70, 100, 150 साल के बाद की दुनिया सोच के देखिए जब ऐसे चैटबॉट्स पर दुनिया आधारित होगी और हमारे पास अपने फोन में एक व्यक्ति होगा हमारे पास जो हमारा टीचर होगा, गाइड होगा, मेंटोर होगा और हमें इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से मदद कर पाएगा। ये दुनिया आगे की दुनिया है, लेकिन इसका विकास 1950 के दशक से शुरू हुआ। जॉन मैकार्थी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने पहली बार एआई शब्द दिया था। उसके बाद 1969 में, और जापान ने इसमें बहुत फाउंडेशनल काम किया है, बहुत मूल काम जो किया एआई में वो जापान का रहा है। शेकी पहला प्रयोजन आधारित मोबाइल रोबोट था, मोबाइल यानी कि जो चल सकता हो ऐसा रोबोट 1969 में पहली बार बनाया गया था। 1970 के दशक में जापान ने इस पर काम किया और 81 में 5th जनरेशन नामक परियोजना शुरू की गई थी। 1981 में जो 5th जनरेशन परियोजना थी वो सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए बनाई गई थी और आगे चल के सुपर कंप्यूटर इतना विकसित हुआ और ये परियोजना इतनी सफल हुई कि 1997 में सुपर कंप्यूटर ने दुनिया के प्रख्यात और ऐतिहासिक लेजेंड चेस चैंपियनशिप को हरा दिया। ये पहला मौका था जब एआई जीत गई थी मानव बुद्धि से। और स्टीफन हॉकिंस, बिल गेट्स, बड़े बड़े जो जानकार हैं या जो इसमें रिसर्च में पैसा लगाते हैं, अपना जीवन लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, उनका कहना है कि आदमी, इंसान, मनुष्य एआई से कभी नहीं जीत सकता। और अगर एआई को खुला छोड़ा गया तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि मानव सभ्यता के लिए खतरा बन जाए, यानी कि मानव अपने विनाश के लिए खुद तैयारी कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ब्रिटेन ने भी इसमें प्रयास किया और एलवी नामक एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। यूरोपीय संघ ने एस्प्रिट नाम के परियोजना पर काम किया। ये आप नोट कर सकते हैं, ये आपके आंसर्स में या आपको कहीं फैक्चुअल नॉलेज में बहुत काम आ सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा 1997 में डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया गया था जिसने चेस चैंपियन को हराया था उस टाइम पे। और 2002 में पहला व्यावसायिक रूप से सफल रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर बनाया गया। आगे चलते हैं। तो विकास क्यों किया हमने एआई का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विकास तो हुआ लेकिन हमें आवश्यकता क्या थी। हमें आवश्यकता थी एक ऐसी मानव मशीन की जो हमसे बातचीत कर सके और हमारे लिए विकासशील विधियां बना सके। यानी कि आज हम जो कर रहे हैं, मनुष्य हो सकता है कि कोई ऐसा कोड न लिख सके जो उसके लिए आवश्यक हो, लेकिन मशीनें ऐसा कोड लिख सकती हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। यानी कि मशीनें मानव बुद्धि का प्रयोग मानव से ज्यादा कर पाएं, ये एआई का सबसे बड़ा एजेंडा है। उसके लिए हमने एआई का विकास किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सक्षम कार्यबल, यानी कि एक तो हमारा ह्यूमन जो कैपेसिटी है उसको कम करे। बहुत सारे काम आज अब देखते होंगे कि मशीनें करने लग गई हैं, तो मशीनों के ऊपर हमारी निर्भरता हो जाए, व्यक्तियों को हम काम से हटाएं ताकि व्यक्ति और सृजनात्मक कार्य कर सकें। हालांकि हम भारत जैसे विकासशील देशों में समस्या ये है कि हमें कार्यबल की आवश्यकता है, हमारे कार्यबल को कार्य की आवश्यकता है, तो हम मशीनों पर उतना निर्भर नहीं रह सकते। लेकिन वेस्ट में जहां कार्यबल कम है वहां पर एआई की आवश्यकता है और वो इसे पूरा करने के लिए इसका विकास लगातार करते जा रहे हैं।
हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम की सुरक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है ऐसी मशीनें तैयार करना जो किसी प्रकार के संदेहास्पद परिस्थिति को देख करके उसके लिए कार्य कर सके, जो मनुष्य शायद न कर पाए। इसके अलावा इंटेलिजेंस के नैतिक, कानूनी और सामाजिक निहितार्थों को भी समझना हमें पड़ेगा कि इसमें क्या क्या कानूनी समस्याएं, क्या नैतिक समस्याएं हैं और क्या क्या सामाजिक निहितार्थ है। हमारा सोशल स्टेटा किस प्रकार बदलेगा, सामाजिक जो माहौल है हमारा वो बनेगा, बिगड़ेगा, कार्यबल पर क्या असर होगा, नैतिकताएं क्या हैं, हम रोबोट से कितना काम करा सकते हैं, क्या क्या करा सकते हैं, वो सारे पक्षों पर भी हमें सोचना पड़ेगा। और इसी के लिए शायद हमें कंप्यूटर की ही आवश्यकता है ये सोचने के लिए भी, क्योंकि जब तक एक समाज के तौर पर हम देख नहीं लेते कि इसका असर क्या होगा, तब तक हम बेहतर नहीं समझ पाएंगे कि दरअसल एआई का प्रयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए। अभी हम एआई का प्रयोग कहां कहां करते हैं वो देखिए। कंप्यूटर गेम में करते हैं, भाषा संस्करण में करते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम में करते हैं, विजन सिस्टम में करते हैं। विजन सिस्टम आप देखते होंगे जहां पर आपने मशीनें देखी होंगी जो एक हाथ की तरह होती हैं, जिनके सेंसर लगे होते हैं जो चीज़ों को देखने का कार्य करती हैं। उसके अलावा स्पीच रिकग्नाइजेशन में, जैसे आज हम फ़ोन से स्पीच में कुछ सर्च कर लेते हैं, आपने देखा होगा आप यूट्यूब पर या गूगल पर इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है कि आप स्पीच रिकग्नाइज कर लेती है वो, आपकी आवाज़ से कई सिस्टम अनलॉक होते हैं या बोलकर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंट रोबोट हमारी सबसे बड़ी आकांक्षा है। इंटेलिजेंट रोबोट हम बनाना चाहते हैं और जिस दिन ये बना लेंगे शायद हमें आगे कुछ बनाने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि फिर ये हमारे लिए सब कुछ बनाएगा। कितने प्रकार की होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? 4 प्रकार है। प्योरली रिएक्टिव होती है, लिमिटेड मेमोरी होती है, ब्रेन थ्योरी और सेल्फ कॉन्शियस। अभी हमें सिर्फ 2 में ही सफलता मिली है। प्योरली रिएक्टिव यानी कि सिर्फ रिएक्शन करती है। आप जैसे मैंने कहा कि 1997 में मैंने आपसे कहा कि चेस चैंपियनशिप को हराया, तो वो प्योरली रिएक्टिव एआई का उदाहरण था। यानी कि एक ऐसी एआई जो सिर्फ रिएक्ट करती है। मतलब कि आपने एक मूव किया, उसने दूसरा मूव किया, फिर आपने तीसरा मूव किया, उसने चौथा मूव किया, आपसे बेहतर मूव वो करते चली जाएगी। ऐसी एआई होती है, वो प्योरली रिएक्टिव होती है। सीमित स्मृति यानी कि लिमिटेड मेमोरी एआई वो होती है जैसे जो आपको थोड़े टाइम के लिए कुछ चीजें याद रखनी हो। जैसे आपने कहीं खाना खाया और आपके आसपास और भी रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपने कुछ रिव्यू दिए, आपके साथ जो दूसरे रेस्टोरेंट्स में किसी ने खाना खाया उसने कुछ रिव्यू दिए, तो सबसे बेहतर रिव्यू के आधार पर उसको कैटेगराइज करना, ये लिमिटेड मेमोरी का पार्ट है, लिमिटेड मेमोरी एआई के अंतर्गत आता है। ब्रेन थ्योरी को हम डेवलप कर रहे हैं लगातार। जैसे रोबोट्स होते हैं, आपको याद होगा सोफिया नाम की एक रोबोट बनाई थी सऊदी अरब ने। ये हमारा अंतिम लक्ष्य है एआई में। अगर कहें कि एआई में हम यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं और यहाँ पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसी मशीन बनाना जो सेल्फ कॉन्शियस हो, जो खुद से सोच पाए, खुद से बोल पाए, आपकी भावनाओं को समझ पाए, आपकी आवश्यकताओं को समझ पाए कि आप क्या बोलना चाहते हो। इस एआई की तरफ हमने एक कदम बढ़ाया। The future of internet.